आज हम समझेंगे प्रोटीन को। हमने कभी ध्यान दिया है कि हमारी त्वचा, हमारे बाल और हमारे नाखून ये किन चीज़ों से बने हुए हैं। यदि हम बात करते हैं प्रोटीन की, तो प्रोटीन हमारे शरीर के हर एक भाग में पाया जाता है। प्रोटीन में एक चीज़ और हो जाती है कि ये हमारी रचनात्मक इकाई है। पूरे शरीर की रचना इस प्रोटीन से हुई है। ये क्रियात्मक इकाई भी बहुत सारे कार्यों को प्रोटीन ही करता है। हमको अच्छे से पता है कि हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ये हीमोग्लोबिन भी प्रोटीन है जो कि ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता है। तो प्रोटीन जो है परिवहन का भी काम करता है। एंटीबॉडीज़ के बारे में हमें पता ही है, ये एंटीबॉडीज़ भी प्रोटीन होती हैं। प्रोटीन स्टोरेज यूनिट का भी काम करते हैं। हमारे शरीर में बहुत सारी जगह में प्रोटीन स्टोरेज यूनिट के रूप में पाया जाता है। साथ ही साथ ये जो प्रोटीन है, ये जब हम हाथ या पैरों में किसी भी प्रकार की क्रिया कर रहे हैं, इस प्रकार हाथ पैर को जब हिला रहे हैं, तो हमारे यहाँ मसल्स होती हैं। मसल्स में भी प्रोटीन पाए जाते हैं, जिससे हम आसानी से अपने हाथ पैर को हिला सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं। तो प्रोटीन जो है ये मूवमेंट करने में भी हमारी मदद करता है। अब हमारे शरीर में बहुत सारी क्रियाएं हैं, अलग अलग तंत्र होते हैं जिनको रेगुलेट करने का काम भी प्रोटीन करता है। जब ये बहुत सारी क्रियाओं को रेगुलेट करता है, तब इन्हें हम हार्मोन्स कहते हैं। आपने सुना ही है इंसुलिन के बारे में। इंसुलिन जो हार्मोन्स है, ये भी प्रोटीन का ही रूप है। ये हमारे शरीर में रक्त के ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है। हमें अच्छे से पता है कि यदि ये हार्मोन्स कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए, दोनों ही स्थिति में हमें क्या होगा, अलग अलग बीमारी हो सकती है। तो प्रोटीन का एक कार्य और हो गया कि ये हमारे शरीर की अलग अलग तंत्र को रेगुलेट करता है, उसको कार्य करने में मदद करता है। तो हमने समझा कि प्रोटीन देखो कितना महत्वपूर्ण है, इसीलिए इसे प्राइमरी कहा गया है। प्रोटीन शब्द ग्रीक के प्रोटियोस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है अति महत्वपूर्ण। क्योंकि ये शरीर में अलग अलग काम कर रहा है, ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। आइए समझें कि प्रोटीन हमारे भोजन में कहाँ कहाँ उपस्थित है। तो प्रोटीन के मुख्य स्रोत हैं दूध, पनीर, दाल, बीन्स, मूंगफली, मछली और मांस। इस प्रकार हम देखते हैं कि यदि हमारे भोजन में ये प्रोटीन के स्रोत उपस्थित रहेंगे, तो हमारे शरीर में लगातार प्रोटीन की पूर्ति होती रहेगी। ये प्रोटीन हमारे शरीर में वृद्धि और मरम्मत के लिए बहुत ज़रूरी है। तो प्रोटीन के बारे में थोड़ा और अपनी समझ बनाएं। इसकी संरचना पे जाएं अगर हम, तो ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर बना होता है। कभी कभी इसमें सल्फर भी पाया जाता है, परंतु ज़रूरी नहीं है कि हर एक प्रोटीन में सल्फर होगा ही। तो बहुत कम प्रोटीन ऐसे हैं जिनमें सल्फर पाया जाता है। तो इस प्रकार देखिए प्रोटीन किन किन तत्वों से मिलकर बना हुआ है। अब हम आगे देखें प्रोटीन की संरचनात्मक इकाई क्या है। प्रोटीन भी बहुलक होते हैं। ये किनके बहुलक हैं? तो प्रोटीन अमीनो अम्ल के बहुलक होते हैं। अमीनो अम्ल की बहुत सारी इकाइयों को हम जोड़ते जाएंगे तो हमें प्रोटीन प्राप्त होंगे। चलिए आइए समझें अमीनो अम्ल को। यहाँ देखिए अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप उपस्थित है। तो प्रोटीन में अमीनो और कार्बोक्सिलिक ग्रुप दोनों उपस्थित होते हैं, तब जाकर एक अमीनो अम्ल बनता है।
और बहुत सारे अमीनो अम्ल आपस में जुड़ते जाएंगे बंध के माध्यम से, और इस प्रकार ये प्रोटीन का निर्माण करते हैं। हम आगे समझें कि इनका एक सामान्य सूत्र ले लें तो सामान्य सूत्र हो जाता है RNH2COOH। सभी अमीनो अम्ल में NH2 और COOH रहेगा। अंतर केवल कहाँ रहेगा? उनके R ग्रुप में। एल्किल ग्रुप जो है वो बदलता जाएगा, जिससे अमीनो अम्ल भी क्या होंगे? बदलते जाते हैं। देखिए कुछ इस प्रकार। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि NH2 ये अमीनो ग्रुप है और इस तरफ COOH ये आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। R ग्रुप जो है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये एक अमीनो अम्ल का संरचना है। अमीनो अम्ल में यहाँ देखिए कार्बन, इस कार्बन को हम अल्फा कार्बन कहते हैं। कार्बन में देखिए इस तरफ NH2 ग्रुप है, एमीन ग्रुप, और उधर COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। इस प्रकार के कार्बन को हम अल्फा कार्बन कहते हैं। तो ये आपका अल्फा अमीनो अम्ल हुआ। हमारे शरीर में बहुत सारे अमीनो अम्ल हैं। अभी तक 100 से अधिक अमीनो अम्ल को डिस्कवर किया जा चुका है। इसमें से 20 अमीनो अम्ल अलग अलग रूप में जुड़ते हैं, अलग अलग सीक्वेंस में ये जुड़ते जाएंगे, जिससे कि अलग अलग प्रकार के प्रोटीन बनते जाते हैं। अभी अभी डिस्कवरी से ये पता चला है कि 20 की जगह 21 अमीनो अम्ल जो है बहुत ज़रूरी हो गए हैं प्रोटीन संश्लेषण के लिए। मतलब ये हमारे शरीर में प्रोटीन निर्माण के महत्वपूर्ण कारक होते हैं अमीनो अम्ल। तो आइए देखिए, इस प्रकार ये अमीनो अम्ल आपस में जुड़ते जाते हैं। अब हम इसी को आगे समझें। अमीनो अम्ल की उपस्थिति के आधार पर हम इसे फिर से बांट सकते हैं। आइए समझें। देखिए, अल्फा अमीनो अम्ल, बीटा अमीनो अम्ल और गामा अमीनो अम्ल। यदि हमारा एमीन ग्रुप अल्फा कार्बन पर उपस्थित है तो इसे हम अल्फा अमीनो अम्ल कहेंगे। यदि हमारा एमीन ग्रुप बीटा कार्बन पर उपस्थित है तो इसे हम बीटा अमीनो अम्ल कहेंगे, और यदि गामा पे उपस्थित है तो गामा अमीनो अम्ल कहते हैं। ये अमीनो अम्ल ही महत्वपूर्ण होते हैं। इन सभी में अल्फा अमीनो अम्ल ही ऐसा है जो प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले प्रोटीन में रहता है। बाकी सभी प्रोटीन इन्हीं अमीनो अम्ल के आधार पर अलग अलग सीक्वेंस में उपस्थित होते हैं और उसी आधार पर बनाए जाते हैं। तो अल्फा अमीनो अम्ल के सीक्वेंस से प्रोटीन बन रहे हैं, उसके बाद बहुत सारे अमीनो अम्ल आपस में मिलते जाते हैं, जिससे अलग अलग प्रकार के प्रोटीन बनते जाएंगे। अब कुछ प्रोटीन जो हैं हमारे शरीर में उपस्थित हैं, पहले से पाए जाते हैं, और कुछ प्रोटीन हमारे शरीर में नहीं हैं। इसके आधार पर भी इन्हें बांटा गया है। तो ऐसे प्रोटीन जो हमारे शरीर में हैं, इसे हम कहते हैं अनावश्यक अमीनो अम्ल, यानी ऐसे अमीनो अम्ल जो हमारे शरीर में पहले से उपस्थित हैं। इन्हें हम बाहर से भोजन के रूप में ग्रहण नहीं भी करेंगे तो इनसे संबंधित प्रोटीन का संश्लेषण हो जाता है। दूसरा आइए, आवश्यक अमीनो अम्ल। ऐसे अमीनो अम्ल जो कि हमारे शरीर में नहीं हैं, इन्हें हमें बाहर से ग्रहण करना ही होता है, तो हमारे भोजन में इनको हमें शामिल करना होगा, जिससे इससे संबंधित जो प्रोटीन है उसका शरीर में निर्माण हो सके। अमीनो अम्ल। तो अमीनो अम्ल के बारे में थोड़ी सी जानकारी और लेते हैं। ये जो 20 अमीनो अम्ल हैं जो कि प्रोटीन संश्लेषण के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, इनका नामकरण कैसे किया गया है? जब इनके हम IUPAC नामकरण में जाते हैं तो IUPAC नामकरण करते समय
या तो इनके स्रोत के आधार पर कि ये किन किन स्रोतों से प्राप्त हुए हैं, या इनके यौगिकों के गुणों के आधार पर इनका नामकरण किया गया है। आइए तालिका में देखें। कुछ सामान्य अमीनो अम्ल की संरचना तथा नाम। क्रमांक। अमीनो अम्ल, एक अक्षर संकेत, 3 अक्षर संकेत। पार्श्व श्रृंखला की विशिष्टता R। सामान्य सूत्र NH2 CH R COOH। अध्रुवीय। पहला ग्लाइसिन GLYH। एलानिन ALACH3। वेलिन VALCH3CH3। ल्यूसीन LEUCH2CH3CH3। आइसोल्यूसिन ILECH CH3CH2CH3। फेनिल एलानिन FPHE CH2PH। मेथायोनिन MET CH2CH2SCH3। ट्रिप्टोफैन WTRP। प्रोलिन PRO CH2NH CH2COOH। ध्रुवीय। सेरीन SERCH2OH। सिस्टीन CYSCH2SH। एस्प्रेरेजिन NASN CH2CONH2। ग्लूटामिन Q GLN CH2 CH2CONH2। थ्रियोनिन THR CHOH CH3। ट्राइरोसिन TYR CH2 CH CHOH CH। अम्लीय। एस्पार्टिक अम्ल DASP CH2 COOH। ग्लूटेमिक अम्ल EGLU CH2 CH2COOH। क्षारीय। लाइसिन KLYS CH2
CH2 CH2 CH2 NH2 CH2 CH2 thrice NH2 arginine R ARG CH2 CH2 twice NH C double bond NH NH2 histidine H HIS CH2 CH double bond CH NH CH डबल बॉन्ड N। अमीनो अम्ल का वर्गीकरण। अमीनो अम्ल में हमने देखा कि क्षारीय ग्रुप भी है जिसे हम एमीन ग्रुप कहते हैं, NH2 ग्रुप जो कि क्षारीय प्रकृति का है। दूसरा क्रियात्मक समूह इसमें उपस्थित है COOH जो कि अम्लीय प्रकृति का होता है। तो इस प्रकार अमीनो अम्ल में क्षारीय और अम्लीय दोनों ही प्रकृति के क्रियात्मक समूह उपस्थित हैं। तो इनकी संख्या के आधार पर हम इन्हें फिर से बांट सकते हैं। आइए समझें। देखिए, यदि NH2 ग्रुप और COOH ग्रुप यानी अम्लीय और क्षारीय दोनों ग्रुप बराबर मात्रा में उपस्थित है तो इस प्रकार के अमीनो अम्ल को हम उदासीन अमीनो अम्ल कहेंगे। अब दूसरे पे आइए। यदि क्षारीय ग्रुप अर्थात NH2 ग्रुप की संख्या ज़्यादा होगी और COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो कि अम्लीय प्रकृति का है इसकी संख्या कम है तो इस प्रकार के अमीनो अम्ल को हम क्या कहेंगे? क्षारीय अमीनो अम्ल। नेक्स्ट देखते हैं COOH ग्रुप अम्लीय ग्रुप है जो इसकी संख्या अधिक है और NH2 ग्रुप जो कि क्षारीय ग्रुप है इसकी संख्या कम होने पर इसको हम अम्लीय अमीनो अम्ल कहेंगे। अब आइए देखें अमीनो अम्ल के गुणों को। तो पहली खास चीज़ जो है जब इसे हम जल में डालते हैं इसका जलीय विलयन बनता है। हमने अभी ही जाना कि इसमें अम्लीय ग्रुप भी है और क्षारीय ग्रुप भी है। जैसे ही आप इसमें जल में डालते हैं ये NH2 और COOH जिस पे हमें खास ध्यान देना है तो COOH ग्रुप जिसे कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहते हैं अम्लीय होने के कारण क्या करेगा? H+ को दान कर देगा जिससे उसके ऊपर COO- चार्ज आ जाता है, COO ऋणावेश आ जाएगा। अब ये H+ जो है ये NH2 के पास आ जाता है, NH2 उसको ग्रहण कर लेगा जिससे क्या होगा? उस पर एक धनावेश आ जाता है। हमने जान लिया है कि यदि कोई यौगिक H+ को ग्रहण करता है तो वो क्या होता है? क्षारीय प्रकृति दर्शा रहा है। अब यहाँ देखें कि जैसे इसका हम जलीय विलयन बना रहे हैं इसमें धनावेश और ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। इसे हम आंतरिक लवण या ज्विटर आयन भी कहते हैं। तो ये हमारा बनता है आंतरिक लवण या ज्विटर आयन। इसमें आवेश तो उपस्थित है, धनावेश और ऋणावेश, परंतु ये क्या होता है? विद्युतीय रूप से उदासीन हो जाता है क्योंकि दोनों आवेश क्या है? बराबर हैं। तो इस प्रकार जब आप अल्फा अमीनो अम्ल का जलीय विलयन बनाते हैं तो वहाँ ज्विटर आयन या आंतरिक लवण बनते हैं। इनका अम्लीय माध्यम में जब आप विलयन बनाएंगे तब NH2 जो है वो कैटायन के रूप में काम करेगा और कैथोड की ओर गमन करता है, जबकि COOH ग्रुप जो है जिसको हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहते हैं वो एनायन के रूप में काम करेगा और कहाँ जाएगा? एनोड की तरफ जाता है।
अब इसे यदि हम क्षारीय विलयन में लें, क्षारीय माध्यम में लें, तो क्षारीय माध्यम में ये उल्टा हो जाता है। NH2 जो है वो एनायन का काम करेगा, हमारा एमीन ग्रुप जो है एनायन का काम करेगा, जबकि COOH ग्रुप जो कैटायन के रूप में यहाँ काम करता है। तो इस प्रकार हम ज्विटर आयन और आंतरिक लवण के बारे में जान चुके। अब आइए, ये जो ज्विटर आयन है, जब ये ज्विटर आयन बना उस समय विलयन का pH क्या था? जिस pH पर ज्विटर आयन बनता है उसका भी विशेष महत्व होता है। इसे हम आइसो इलेक्ट्रिक बिंदु कहते हैं। जिस pH पर हमारा अमीनो अम्ल ज्विटर आयन बनाता है इसे हम क्या कहेंगे? आइसो इलेक्ट्रिक बिंदु। सभी अमीनो अम्ल के लिए इनका मान अलग अलग होता है, परंतु जो उदासीन अमीनो अम्ल होते हैं, हमने समझा था यदि एमीन ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप दोनों की संख्या बराबर है तो वो क्या कहलाते हैं? उदासीन अमीनो अम्ल। तो आपके पास यदि उदासीन अमीनो अम्ल है उस समय इनका आइसोइलेक्ट्रिक जो बिंदु होता है वो 5.3 से 6.3 के बीच में रहता है। ये जो ज्विटर आयन है और हमारे अल्फा अमीनो अम्ल, ये NH2 एमीन ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH दोनों ही ग्रुप की जो खास अभिक्रियाएं हैं, इनकी अभिलाक्षणिक अभिक्रियाएं हैं, इन सभी अभिक्रियाओं को ये प्रदर्शित करते हैं। ये रंगहीन होते हैं। जितने भी अमीनो अम्ल हैं ये रंगहीन होंगे, इनका गलनांक उच्च होता है और ये क्रिस्टलीय ठोस होते हैं।